नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। 2024 का चुनाव का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह था कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली का रुख करेंगे। आज इस यक्ष प्रश्न का उत्तर मिल गया है। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन आज भले ही एक यक्ष प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने कई यक्ष प्रश्न खड़े हो गए हैं, जिनका उत्तर न केवल बीजेपी बल्कि जनता भी मांग रही है। इन नए यक्ष प्रश्नों की लिस्ट में पहला यक्ष प्रश्न यह है कि क्या अमेठी में हार से डर गए हैं राहुल गांधी। अगला यक्ष प्रश्न, अपने कार्यकर्ताओं के सामने डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी क्या आप खुद डरकर भाग गए हैं। यक्ष प्रश्न यह भी है कि आखिर रायबरेली से चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी, मजबूरी क्या थी। सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल को क्यों है रायबरेली में जीत की उम्मीद। एक यक्ष प्रश्न प्रियंका गांधी वाड्रा के लेकर भी है, उनसे भी जुड़ा है। वो प्रश्न यह है कि आखिर क्या उन्हें अपने भाई के लिए एक बार फिर त्याग करना पड़ा है। आखिर यह बहन का त्याग है या फिर ली गई है बहन की राजनीतिक बलि। यक्ष प्रश्न तो यह भी है कि राहुल को रायबरेली भेजने से क्या कांग्रेस का यह मास्टर स्ट्रोक है या फिर कांग्रेस की हार का डर है। प्रश्न यह भी उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे या फिर रायबरेली को कर देंगे टाटा बाय बाय। या फिर यह यक्ष प्रश्न भी है कि क्या राहुल ने मैदान बदला है, उससे बीजेपी को फायदा है या नुकसान है। आज 5 की पंचायत में हम इन्हीं सब यक्ष प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं कि राहुल के अमेठी छोड़ने और रायबरेली पर शिफ्ट होने के पीछे जो राजनीति है और उसकी राजनीति को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो दौर कैसा चला। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सोच समझ के फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। यहाँ का रन जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग
प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई। इंदिरा जी के न रहने के बाद फिर यहाँ एक ऐसा भी दौर आया कि दीपा जी लड़ी, शीला जी लड़ी, एक आध बार सीट दूसरों को भी गई। वो सारे दौर मैंने देखे हैं और आज फिर मेरी किस्मत है कि मैं राहुल जी को अपने घर, वैसे घर मानता हूँ गांधी परिवार का, अपने घर लौट के आए। तो 5वीं पंचायत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम चलते हैं सीधे झारखंड के सीभूम पे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक रैली कर रहे हैं और यहां से बीजेपी की उम्मीदवार गीता कोड़ा मैदान में। इतना बड़ा शराब घोटाला यहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया। पूरे राज्य के खान खनिज को, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा है और पार्टी के छुटभैया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके सब इसमें जुटे हैं। उनके इलाके में ही सैकड़ों करोड़ रुपयों के अवैध खनन घोटाला हुआ है और ये लोग इतने पर ही नहीं रुके। इन्होंने आदिवासियों की जमीनें लूटने के बाद हमारे देश की सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर झारखंड के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं मेरी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड को लूटने वाले को आप इन्हें माफ कर देंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और जेएमएम में बहुत बड़ी रेस चल रही है, लूट करने की रेस, भ्रष्टाचार करने की रेस। यहां कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। 300 करोड़ से ज्यादा केवल कैश, नगद। और आपने देखा होगा बैंकों से नोटें गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी और मशीनें हाँफती थी नोटें गिनते गिनते, थक जाती थी। झारखंड को लूटने की रेस कहां कहां तक पहुंच गई है। भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब दीजिए, ये जो लूट का पैसा निकल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा, ये संपत्ति, ये मेरे झारखंड के गांव, गरीब, मजदूर, किसान,
दलित, आदिवासी, ये आपका पैसा है। ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है? ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कांग्रेस और जेएमएम आपसे किस मुंह से वोट मांगने आते हैं? ये कितने बेशर्म हैं। लूट में पकड़े जाते हैं पर परवाह नहीं है। अब उनको दिल्ली में सरकार क्यों बनानी है? क्या आपका भला करने के लिए सरकार बनानी है क्या? क्या देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए सरकार बनानी है क्या? क्या ये दिल्ली में सरकार बनाकर ये पूरे देश में बेलगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 2014 के पहले भी इस देश को लूटने के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। साथियों, इंडी गठबंधन ने झारखंड के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। जिस आरजेडी ने अलग झारखंड का सबसे ज्यादा विरोध किया, जिस नेता ने यहां सबसे ज्यादा अत्याचार किए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गया है, उनके साथ गठबंधन किया है। जो इंडी गठबंधन बिहार में जंगल राज लाया था, वही जंगल राज ये लोग झारखंड में और ज्यादा फैलाने में लगे हुए हैं। अब तो आए दिन यहां व्यापारियों को फिरौती के लिए फोन आते हैं, अपराधियों को सीधे सरकार से संरक्षण मिल रहा है। इनकी सरकार में आदिवासियों की सरेआम हत्या होती है। ये आदिवासी समाज में अपराधियों का डर कायम रखना चाहते हैं। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो झारखंड के सिंहभूम में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने झारखंड में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसे बड़ी जोर शोर से उठाया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5 की पंचायत में, और 5 की पंचायत में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जो अब अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस और राहुल के इस फैसले से यूपी की लड़ाई तो दिलचस्प हो ही गई है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही इसके साथ कई प्रश्न भी उठ रहे हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी, इसके अलावा सुलेमान मोहम्मद खान, प्रवक्ता कांग्रेस, अपना पक्ष रखेंगे कांग्रेस की तरफ से। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। अनंत विजय जी के बारे में बता दूं कि उन्होंने 2019 में अमेठी के चुनाव पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक अमेठी संग्राम लिखी थी, और जिसको काफ़ी प्रशंसा मिली थी। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल सुलेमान साहब आपसे है, क्योंकि चौंका दिया है एक तरह से कांग्रेस ने पूरे देश को। सवाल मेरा यह है कि एक रणनीति है कांग्रेस की कि रायबरेली से राहुल को लड़ाया जाए, या कहीं ना कहीं अमेठी में राहुल को अपनी चुनावी हार का डर सता रहा था, इसलिए वो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए? कम से कम विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास तो इसके अलावा कोई काम नहीं है, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट है। वो यही कहेंगे कि अमेठी से छोड़ के भाग गए। लेकिन डर, और जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत, भागो मत, या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो राहुल गांधी को जानता है, जरा सा भी जानता है, और करीब से जानने की जरूरत नहीं है, उनकी जो राजनीतिक सफर है उसे देखें।
तो राहुल गांधी, या उनकी पूरी जिंदगी उठा के देखें तो राहुल गांधी के नजदीक डर का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह है, जिस 14 साल के लड़के ने अपनी दादी को कई सौ गोलियों से छन्नी देखा हो, अपने घर के अंदर जो गार्ड उनकी रक्षा के लिए थे उन्हीं ने मार दिया हो 14 साल की उम्र के अंदर, जो आपकी रक्षा करने वाले थे, मुहाफिज थे, उन्हीं ने आपकी दादी का कत्ल कर दिया घर के अंदर और कई सौ गोलियां डाल दी। उस बच्चे का जो जहन में कोई भी बच्चे के डर होता है या बड़े के डर होता है वो खत्म हो गया। और 21 साल के लड़के ने और 19 साल की प्रियंका गांधी ने अपने पिता के टुकड़े देखे, साबुत गए सुबह में और रात में टुकड़ों में आए, इससे बड़ा क्या? तो उसी पिता की सीट अमेठी को छोड़ दिया। मैं सब जवाब दे रहा हूँ, या तो आप फिर ऐसा करिए, ये आप नहीं जवाब दीजिए। अब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्याकांड पे बात करते थोड़ा बैठे हैं सर, हम बात करने बैठे हैं अमेठी और रायबरेली पे। आप मुझे 36 गोलियां, शरीर के टुकड़े गिना रहे हैं, मुद्दे पे आइए, टोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुझे अगर ये बता दें जवाब कैसे देना है, मैं वैसे ही बोलूंगा। जवाब देना है तो जलेबी नहीं बनानी है ना, जवाब देना है, जलेबी थोड़ा बनानी है। नहीं, आप इतने अनकंफर्टेबल क्यों? नहीं अनकंफर्टेबल नहीं ना मुझे। अब इंदिरा गांधी को कितनी गोलियां लगी थी, 33 लगी थी, 34 लगी थी, कितने शरीर के टुकड़े हुए थे, ये विषय है क्या? मुद्दे पे आइए ना कि रायबरेली में क्यों गए, अमेठी में डर लग गया इसलिए चले गए। मेरा सवाल आप सीधा सपाट है, उसका सीधा सपाट उत्तर दीजिए। श्रीवास्तव जी, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चे जब 12-14 साल के थे या नौजवान हो रहे थे 19-21 साल के थे, जिन्होंने टुकड़े देके अपने दादी और बाप के, वो डरेंगे चुनाव की हार से? है कोई समझ की बात ही है? और सुनिए, 10 साल देख लिए 2014 से 24 तक, भारत के अंदर एक लीडर दिखा दीजिए राहुल गांधी के अलावा जो पूरे देश में इस डिक्टेटोरियल फासिस्ट सरकार के खिलाफ हेड ऑन आरएसएस से। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान गया सुलेमान जी। सुलेमान जी मैं आपकी बात मान गया कि राहुल गांधी डरे नहीं। अगर डरे नहीं है सुलेमान जी, डरने की बात तो ठीक ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हो गया, मैं आपकी बात से सहमत हो गया सुलेमान जी। केएल शर्मा स्मृति ईरानी को बुरी तरह हरा रहे हैं। 1 लाख लोगों के साथ नॉमिनेशन हुआ है केएल शर्मा का, देखिए वो दिखाइए, मोदी जी की स्पीच दिखा रहे हैं लाइव। 1 लाख लोगों के साथ केएल शर्मा ने नॉमिनेशन किया, वहां पर एक सैलाब है लोगों का। और रायबरेली में राहुल जी जीत रहे हैं। दोनों सीटें जब 4 जून को जीतेंगी उस दिन आप बात करना डरने की। ठीक है, उस दिन बात करना। सुलेमान जी मैं कुछ बोल लूं? सुलेमान जी, आप जिस केएल शर्मा जी के नामांकन की बात कर रहे हैं शायद आपको जमीनी हकीकत नहीं मालूम है। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। पता है, आप सुन लीजिए ना, तोते बने हुए सरकार के तो क्या? अरे सुन तो लीजिए सुलेमान साहब, जिन केएल शर्मा की बात कर, अरे सुनिए तो सही। जिन केएल शर्मा को 1981 में राजीव गांधी लेकर आए, जो परिवार के इतने बड़े वफादार कहे जाते हैं, जब वो सुलेमान साहब एक मिनट, सुलेमान साहब एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए प्लीज भाजपा की तरफ से बोलिए। एक मिनट, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, सुलेमान जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। सुन लीजिए ना, इतना बोल लिया, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। सुलेमान साहब, जब केएल शर्मा आज नामांकन भरने वाले थे तो सिर्फ प्रियंका गांधी और गहलोत वहां पर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस दफ्तर अमेठी में सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड का भाषण दिया। उसके बाद से गहलोत जी और प्रियंका जी दोनों रायबरेली चले गए। जब बेचारे केएल शर्मा नामांकन भरने के लिए गए तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं था। उनके साथ सपा के जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, इनकी क्या भूमिका उधर हो सकती है मुझे नहीं मालूम, ये लोग मौजूद थे। कांग्रेस ने इतना भी नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति को अमेठी के रण में छोड़ा जा रहा है उसके नामांकन के लिए कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर का, और राष्ट्रीय स्तर का नहीं तो कम से कम राज्य के स्तर का कोई ना कोई नेता होना चाहिए था। केएल शर्मा के सामने आज जब एएनआई के रिपोर्टर ने माइक लगाया तो उन्हें यह मालूम तक नहीं था कि उन्हें टिकट दे दिया गया है, और यहां कहा जा रहा है कि 1 लाख लोग थे। खैर, चारू प्रज्ञा जी, मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल सीधा सवाल है कि राहुल गांधी वायनाड से लड़े, राहुल गांधी चाहे अमेठी से लड़े, राहुल गांधी चाहे रायबरेली से लड़े, ये कांग्रेस का मसला है। इसमें बीजेपी को क्यों ये प्रश्न उठाने चाहिए कि वो डर गए, हार गए या ऐसा कुछ हो गया? प्रखर जी नमस्ते। लेकिन बात तो सही है ना, जब पिछली बार राहुल गांधी जी 2 सीटों से चुनाव लड़ने गए थे वो 1 सीट से हार गए थे। इस बार भी वो 2 ही सीटों से चुनाव लड़ने गए हैं और आप देखिएगा ये फिर से हारेंगे। लेकिन बात यहाँ पर राहुल गांधी से बड़ी है, बात यहाँ पर पूरे गांधी परिवार की है। गांधी परिवार के जो 3 मुख्य सदस्य हैं, सोनिया जी इस बार वो चुनाव लड़ी ही नहीं, उन्होंने राज्यसभा चुनी, और राज्यसभा भी अपने जीते हुए स्टेट हिमाचल से नहीं चुनी, अपने हारे हुए प्रदेश राजस्थान से चुनी। दूसरे सदस्य प्रियंका जी,
वो हर बार लॉन्च तो होती है पॉलिटिक्स में, पर कहीं से लड़ नहीं पाती। देखिए, लिटमस टेस्ट राजनीति का इलेक्शन ही होता है, तो जो इलेक्शन से भाग रहा है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तीसरे सदस्य राहुल जी, और पहले उन्होंने बंद मत करा करिए, ये बीच जी में बोलिए आप यहाँ। हाँ, तो तीसरे सदस्य राहुल जी, तो तीनों के तीनों दे हैव बीन अटर फेलियर्स। आप ये सोचिए, लेकिन सोनिया गांधी का तर्क तो ये था ना कि उनकी तबीयत खराब थी और वो इस तरह से आम चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने राजस्थान चुनाव राज्यसभा से गई। इसमें क्या बीजेपी को दिक्कत होना चाहिए? हिमाचल भी तो चुन सकती थी, जो प्रदेश अब कांग्रेस में कौन कहां से लड़ेगा, किस राज्य से आएगा? अब ये बीजेपी तो तय नहीं करेगी ना चारू जी। बीजेपी ऑब्जर्व कर रही है, तय नहीं कर रही। इस बार भी राहुल जी ने तय किया है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने तय नहीं किया। लेकिन अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो पब्लिक तो आपके हर निर्णय के ऊपर कमेंट करेंगी। देखिए, ये पहली सीट नहीं है जो गांधी परिवार ने छोड़ी है। फूलपुर की सीट जहां से नेहरू जी चुनाव लड़ा करते थे, उस सीट को भी छोड़ा। अब अमेठी को छोड़ दिया गया है। अगली बार आप देखिएगा रायबरेली से भी खड़े होना वाला कोई मिलेगा नहीं गांधी परिवार का। जो इन लोगों की थॉट प्रोसेस और इनकी आइडियोलॉजी रही है, इट इज बेसिकली टू रन अवे फ्रॉम एवरी सिंगल फाइट। मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस आर्मी का जनरल है वो ही मैदान में नहीं उतर सकता, लड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट, उस आर्मी का क्या हाल होने वाला है आप बताइए। आप देखिए, अगर हम अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता को मोदी जी मानते हैं तो हमारी पहली लिस्ट में पहला नाम मोदी जी का था। कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ा था। रणनीति चारू जी हो सकती है। और जहां तक आपने सीट छोड़ने की बात करी, तो बीजेपी के अगर पुराने इतिहास की बात की जाए तो अटल जी ने ग्वालियर से चुनाव हारे, उसके बाद उन्होंने ग्वालियर सीट छोड़ दी, उसके बाद वो सीटें बदलते रहे। नई दिल्ली से आडवाणी जी लड़ते थे, वो गांधीनगर चले गए। इसके अलावा खुद सुषमा स्वराज बेल्लारी से लड़ी, उसके बाद उन्होंने बेल्लारी सीट छोड़ के विदिशा ले ली। इसके अलावा खुद आपकी जो स्मृति ईरानी है वो चांदनी चौक से चुनाव लड़ी, उसके बाद वो अमेठी चली गई। तो सीट छोड़ना, नई जगह से चुनाव लड़ना, ये एक पार्टी की रणनीति हो सकती है। फिलहाल मुझे यहां पर एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद मैं अवधेश जी और अनंत जी से जानना चाहूंगा कि ये जो आखिरी समय के अंदर जो एक कांग्रेस ने एक चुनावी बम फोड़ा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसका आकलन हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा, बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा, पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के ही जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ, चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। पांचवी पंचायत में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस फैसले की जिसमें उन्होंने अमेठी को छोड़कर अब रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अवधेश जी, चर्चा आपने सुनी, पहले ब्रेक से पहले जो चर्चा हो रही थी और दोनों के बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या है? ये एक मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, कि सीट बदल लो, रायबरेली थोड़ी सेफ सीट है, या ये कहीं ना कहीं अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने हारने का डर है? इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, मास्टर स्ट्रोक में हिचक नहीं होती है, संकोच नहीं होता है, करें कि ना करें, लड़ें कि ना लड़ें, इस पर इतनी बहस नहीं होती है। मास्टर स्ट्रोक होता है। सुलेमान जी, हम लोग बहुत साथों लंबे डिबेट किए हैं, लंबे समय बाद आज बैठे हैं। कभी इनको इतने गुस्से में मैंने देखा नहीं, तिल मिलाते हुए। बड़ी से बड़ी बात झेला है और आज जिस प्रकार से उड़े, क्योंकि तर्क देना कठिन हो गया हुआ। भाई, राहुल जी का तो नेचुरल अगर कोई क्षेत्र था, अमेठी था।
2004, 2009, 2014 अगर जीते हैं तो स्वाभाविक स्थिति यही होती है कि राहुल गांधी को चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में लड़ना है तो जैसे वायनाड की घोषणा हुई वैसे अमेठी की घोषणा हो जाती है। तो अगर घोषणा नहीं हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं कि अटल जी ने चेंज किया, सबने चेंज किया, लेकिन नहीं, अटल जी या सुषमा स्वराज ने या किसी दूसरे नेता ने किसी सीट को पारिवारिक सीट नहीं बताया था कि हमारे परिवार की विरासत की सीट है। ये सवाल केवल सीट बदलने का नहीं है। तो वो जो अगर विरासत की सीट आप मानते हैं तो आपको अमेठी की जनता पहले देखिए, फैक्ट देखिए, 2019 से चुनाव हारने के बाद जुलाई 2019 में उसकी समीक्षा बैठक हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी जी एक बार दिसंबर 2021 में गए हैं, बीच में वहां गए ही नहीं है। फिर न्याय यात्रा के समय ना 2021 में गए थे, एक वहां जन जागरण यात्रा निकली थी और उसके बाद न्याय यात्रा के समय लंबा गैप हो गया। तो 5 साल में आप 2 बार ही वहां गए हैं। तो या तो अमेठी के लोगों से गुस्सा था कि हमको हरा कैसे दिया। लेकिन अवधेश जी, जो राजनीति की परिपक्वता ये कहती है कि जो चुनाव लड़े जाते हैं और राजनीति की जाती है गुस्से से नहीं की जाती है। अमेठी अगर उनके परिवार के इतने लोगों को जिता चुका था तो ऐसे अमेठी के लोगों से नाराजगी वही तो कह रहा हूं कि आखिर क्यों नहीं गए। तो उत्तर देना, इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं है। अमेठी के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। अमेठी को लेके पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में उन्होंने कोई सवाल उठाया हो बड़ा, वो भी देख लीजिए। तो सवाल इसीलिए कह रहा हूं इतना समय क्यों लगा होगा करने में, इसीलिए लगा होगा ना। अब समस्या क्या है, देखिए कांग्रेस की रणनीति इस समय 2019 के बाद से ये बनी है कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, ऐसे कई स्टेट्स में हमारा अभी रिवाइवल संभव नहीं है। साउथ में थोड़े शक्तिशाली होंगे तभी हम नेशनल लेवल पर प्रभावी राजनीति कर सकते हैं। तो इसलिए साउथ में सबसे सुरक्षित कौन सी 2 ही स्टेट थे, कर्नाटक थे और केरल था। तो केरल को उन्होंने चुना है क्योंकि वहां से उनको एक मैसेज देना था कि हमारी जो माइनॉरिटी मुस्लिम वोट कटा है, हम उस क्षेत्र से लड़के पूरे देश के मुसलमानों को हम संदेश दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी अगर मुस्लिम वोट हमको लौटता है या पश्चिम बंगाल में, तो हम फिर से हमारी वापसी हो सकती है। ठीक है, तो इस रणनीति से वो वायनाड गए। ठीक है, हम आनंद विजय जी को भी जोड़ते हैं हमारे साथ, बहुत देर से सारी चर्चा सुन रहे हैं। मैं अनंत जी के बारे में बता दूं एक बार फिर से कि 2019 के चुनाव के बाद अमेठी संग्राम एक बहुत शानदार पुस्तक अनंत जी ने लिखी। और अनंत जी, मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पर हम बैठे हुए हैं उसमें अमेठी को सबसे बेहतर तरीके से आप ही समझते हैं, अमेठी की नब्ज को आप समझते हैं। आपका बहुत विचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस चर्चा में कि ये छोड़ने की वजह क्या थी। वही एक बार बार सवाल जो उठ रहा है कि हार का डर था, एक वजह ये थी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या अमेठी के प्रति एक गुस्सा या हताशा राहुल गांधी में आ गई थी कि परिवार का इतना पुराना रिश्ता है, फिर भी आपने मुझे यहां से चुनाव हरा दिया। क्या वजह आप देखते हैं? प्रखर जी, 2-3 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक पहला कारण तो मुझे यही लगता है कि राहुल जी अमेठी के लोगों से थोड़े नाराज हैं, क्योंकि जब अमेठी से पराजय के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा था तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि आप लोगों ने मुझे हराया है, अब आप लोग अमेठी के बारे में ध्यान रखिएगा। और आपको याद होगा चुनाव परिणाम आने के ठीक पहले 4:30 बजे उन्होंने अपनी हार लगभग मान ली थी और AICC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अमेठी की जनता का बहुत धन्यवाद, अब आपने अमेठी स्मृति जी को जिताया है, स्मृति जी ही आप लोगों का ख्याल रखेंगी। तो ये जो मन के विचार होते हैं पराजय के बाद, वो कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होते रहे हैं उनसे। उसके बाद भी केरल में भी एक बार उन्होंने ऐसा कह दिया, कहीं दक्षिण भारत में, संभवतः केरल में ही, केरल में कहा था कि उत्तर भारत के लोगों से बेहतर होते हैं दक्षिण भारत के लोग। ये कहा था कि उत्तर भारत के लोगों की राजनीतिक समझ की तुलना में दक्षिण भारत के लोगों की राजनीतिक समझ ज्यादा बेहतर होती है। हाँ, तो ये जो राजनीतिक समझ की बात है उसके केंद्र बिंदु में उन्होंने स्वयं को रखा था कि आप लोग मुझे समझ नहीं पाए और वायनाड के लोगों ने मुझे समझा, तो यहाँ जिताया और वहां हराया। और तीसरी बात मुझे ये लगता है कि जो स्मृति ईरानी की सक्रियता है पिछले 5 वर्षों में, या पिछले क्या कहें 14 से ही मान लीजिए 10 वर्षों में, क्योंकि वो पराजित होने के बाद भी लगातार वहां के संपर्क में रही। और जैसा अवधेश जी ने बताया कि 1.5 या 1.25 बार वो गए वहां अमेठी अभी तक के 5 वर्षों के कार्यकाल में, तो मुझे लगता है कि उनको ये लगा कि अमेठी से कोई कनेक्ट नहीं है। और कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी के जो सर्वेयर हैं सुनील कोनगुलू, उन लोगों के सर्वे नकारात्मक संकेत मिले थे। मुझे मालूम नहीं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रकार की बातें इस तरह के सर्कल में चलती हैं कि उस सर्वे में भी कुछ असहज करने वाले संकेत थे।
तो लेकिन रायबरेली से जो संकेत मिले, क्योंकि 62 किलोमीटर की दूरी है दोनों इलाकों में, लेकिन रायबरेली से बड़े पॉजिटिव संकेत मिले, शायद इसलिए 62 किलोमीटर की दूरी नहीं है प्रखर जी। जो सिलोन विधानसभा है, सलोन, वो रायबरेली लोग जिले में पड़ता है इनका। जो अमेठी का एक विधानसभा क्षेत्र है वो रायबरेली में पड़ता है। और आपको याद होगा कि रायबरेली की जो कमेटी होती है विकास वाली, उसकी चेयरपर्सन स्मृति ईरानी को बनाया था केंद्र सरकार ने। और अमेठी के साथ एक ऐसा संयोग है कि इसके 3 रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। आनंद जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त महाराष्ट्र के सांगली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार शरद पवार जी ने भी किया, उद्धव ठाकरे जी ने भी किया, राहुल बाबा और प्रियंका गांधी ने भी किया। मुझे बताओ, जो राम के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, इसके साथ सांगली के लोग रह सकते हैं क्या? जरा जोर से बताओ भाई, रह सकते हैं क्या? मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से सजाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का कर रहे हैं, बद्री धाम, केदार धाम और बाबा महाकाल का दरबार सजाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 में आपको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया आपने, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में पाकिस्तान के घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, माताओं बहनों को तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त सांगली महाराष्ट्र के अंदर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आइए 5 की पंचायत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। शायद मोहम्मद सुलेमान जी ने अपना कैमरा ऑफ कर लिया है। खैर, मैं अवधेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि बार बार एक आरोप जो लग रहा है, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। खैर, सुलेमान मोहम्मद हमारे साथ वापस आ गए हैं। सुलेमान जी, एक आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं पर इस फैसले के बाद कि रायबरेली की सीट जो थी वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाया जाना चाहिए था और अमेठी से राहुल गांधी को लड़वाया जाना चाहिए था, लेकिन एक तरह से जो है बहन से त्याग करवा लिया गया, उनकी राजनीतिक बलि ले ली गई। और यहां तक ये आरोप लगाया गया, केंद्रीय मंत्री ने, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने यह तक आरोप लगाया कि जो न्याय देने की बात करते हैं उन्होंने अपनी बहन को ही न्याय नहीं दिया। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भाजपा के मंत्री और वरिष्ठ नेता, मैंने भी देखा उन्होंने बयान दिया अनुराग ठाकुर जी ने, बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह की बात करते हैं कि त्याग कर दिया, बलि दे दी। वजह उसकी ये नहीं है, अनुराग ठाकुर तो कहेंगे ये, क्योंकि सब ऊपर से टॉप से ऑर्डर आता है। जब प्रधानमंत्री कम्युनल बयान देते हैं, अभी गृह मंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट्स का वायलेशन कर रहे थे सामने, और मजहब को, रिलीजन को यूज कर रहे थे वोट मांगने के लिए, यही प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो और उनके तमाम मंत्री भी उसे फॉलो करते हैं। तो अनुराग ठाकुर जी ने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद और घटिया किस्म का बयान है। कोई पूछा किसी ने प्रियंका गांधी जी से कि वो लड़ना चाहती? पूरी पार्टी चाहती थी कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े, रायबरेली से लड़े, अमेठी से लड़े, सब जानते हैं। प्रियंका जी का ये मानना था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो लगातार मोदी जी पूरे चुनाव में झूठ, भरम और डिसीट कर रहे हैं, उसका जवाब प्रियंका गांधी जी बहुत बेहतरीन अपनी रैलीज में दे रही हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा।
और मोदी जी से सवाल कर रही हैं कि जो फ्रॉड आपने करा है युवाओं के साथ, 30 करोड़ नौकरी देने का था, वो युवा आपसे सवाल पूछ रहा है। किसानों से कहा था कि 2022 तक दुगनी इनकम कर दूंगा, आमदनी कर दूंगा, वो आपसे सवाल पूछ रहा है। महिलाओं से कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका क्या हश्र किया। कांग्रेस देगी युवाओं को रोजगार, कांग्रेस करेगी एमएसपी पे लीगल गारंटी, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, और कांग्रेस देगी महिलाओं को सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये है हमारे मैनिफेस्टो में, वो नहीं है जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो संविधान को खत्म करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, मोदी का 400 पार के सुलेमान जी मोदी जी के 400 पार के नारे को अगर आपको रोकना है तो फिर इस तरह से अमेठी की सीट जो है तश्तरी में रख के तो नहीं दे सकते ना आप। आपको फिर कैंडिडेट उतारने पड़ेंगे, फिर प्रियंका जी को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर आपको एक तरह से राहुल गांधी को भी लड़ना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं सोनिया गांधी जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए था, राज्यसभा का रास्ता तो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। नहीं, क्या आपने सवाल पूछा? सॉरी, दोबारा पूछना। मेरा कहना है कि अगर आप कहते हैं कि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर इस नारे को आपको रोकना है, बीजेपी एनडीए को रोकना है, तो पूरी फोर्स के साथ लड़िए ना। प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ाइए, सोनिया गांधी को भी चुनाव लड़वाइए, राहुल गांधी लड़ ही रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, आप पुराने पत्रकार हैं, सोनिया जी का चुनाव नहीं लड़ने का बहुत ही साफ है सामने से, उनकी उम्र और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, इसलिए। लेकिन मैं इस बात पे मेरा थोड़ा एक अलग मत है। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आपने उनकी बात की, एक बात बताइए कि क्या राज्यसभा के सांसद को काम नहीं करना पड़ता? क्या उसका स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है? सुलेमान जी सुन लीजिए ना मेरी बात, आप जवाब ही नहीं देना चाहते। अरे सर, मैं आप सोनिया जी के स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं। मेरा यह कहना है क्या राज्यसभा के सांसद के पास कोई काम नहीं होता? क्या वहां पर बीमारी में भी व्यक्ति काम कर सकता है? ये तर्क गले नहीं उतरता ना सर। आज भी तो गई ना, आज भी तो नामांकन भरवाने के लिए अपने बेटे को लेकर गई ना रायबरेली में, खुद का नामांकन भरने चले जाती, एक आध चुनावी रैली कर लेती। बात इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है सोनिया जी को। वहां पर लगातार भारी मतों से जीतती रही है वो तो वहां से। सर, आप ऐसा करिए, कांग्रेस पार्टी का सदर आपको बना देते हैं अध्यक्ष, आप ही तय सर। आप लोगों को सही राय दे रहा हूं, मेरी राय ऊपर तक पहुंचा दी, शायद पार्टी का भला हो जाएगा। चारू जी, चारू जी, इतना आसान नहीं कांग्रेस में अध्यक्ष बनना, सदर बनना इतना आसान। और वैसे भी मैं गांधी परिवार से नहीं आता हूं, तो शायद मुझे कौन सदर बनाएगा? कठिन है बनना। गांधी का सदर नहीं है। ठीक है। कांग्रेस की कमान वैसे भी पाने के लिए गांधी परिवार का ठप्पा और गांधी परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। चारू जी, कांग्रेस का एक मिनट, चारू जी से बात कर लेते हैं। चारू जी से बात कर लेते हैं, आपने इतनी बात कह दी। चारू जी, अरे सर, आप ही का सवाल मैं चारू जी से पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मुझे जवाब ही कहाँ देने दिया आपने? अरे सर, अब चाहते कि समय का अभाव है। बनिए बीजेपी के। चलिए चारू जी, आपको बीजेपी का भोपू बनना है, बनिए आप उसका भोपू। अरे आपको पूरा मौका मिल रहा है, आप भोपू बोले जा रहे हैं। आपको अब आपसे मैं सवाल पूछ देता हूँ, मैं सोनिया जी की सेहत से लेकर सवाल पूछ लेता हूँ, तो आपको बुरा लग रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड है, मैं आपसे केएल शर्मा की हकीकत बता देता हूँ कि कितने लोग उनके साथ थे, तो आपको बुरा लग गया। फिर आप मुझे भोपू बोलिए, प्रवक्ता बोलिए, वो आपकी इच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सुनने के आदि इस तरह की बातें। चारू जी, प्रियंका जी का चारू जी ये बताइए कि, अरे चारू जी से तगड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, कांग्रेस की तरफ से पूछने वाला हूँ, पूछने दीजिए। हो सकता है चारू जी मुझे कांग्रेस का भोपू ना बोल दे इसके बाद। चारू जी, कांग्रेस का ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी जिनके नाम पर चुनाव लड़ रही है, वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से चुनाव लड़ने की हिम्मत करते हैं या गुजरात से चुनाव लड़ने की हिम्मत करते हैं, वो दक्षिण भारत में जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? कांग्रेस के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? प्रखर जी, आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। राहुल जी जैसे हम आपको रोकेंगे टोकेंगे और दूसरी पार्टी का एजेंट नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, आप प्लीज कांग्रेस कभी मत ज्वाइन करिएगा, आपका इस पार्टी में कुछ नहीं होने वाला है। जो है कांग्रेस में वो भी छोड़ कोई सी पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। तीसरी बात ऐसी है कि चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो या सोनिया जी हो, ये अपनी हर एक सीट छोड़ देते हैं, जनता के प्रति कभी भी सच्चे और ईमानदार रहते नहीं है। आखिरी बात ये है कि राहुल जी चाहे कहीं से भी चुनाव लड़े, इनका संसद जाने का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 50% है। आधे समय इनको संसद जाना भी जरूरी नहीं लगता। तो बेचारे लोग जो इनको चुन के संसद भेजते भी है, वो भेजते ही पछताना शुरू कर देते हैं। आज इस देश में राजनीति बदल गई है। आप एक कोइंसिडेंटल पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन के अपना जीवन नहीं काट सकते। जिसको अमेठी से हराया जा सकता था, उसको रायबरेली से भी हराया जाएगा, ये मेरा दावा है। आखिरी बात ऐसी है, सुलेमान जी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो को कोट कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टो को कोट कर रहे हैं जिसकी समझ शायद इनको भी नहीं है। इस मैनिफेस्टो के बारे में हम बार बार सवाल इसीलिए उठाते हैं क्योंकि इतना वेग सा मैनिफेस्टो है। पहले तो आपने कॉपी पेस्ट किया है मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से। दूसरी बात यह है कि जब पॉइंटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोई जवाब नहीं देते। तुष्टिकरण का अगर आप आरोप
आरोप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पर लगाते हैं, मुझे बताइए जब आप पर्सनल लॉज को सशक्त करने की बात करते हैं, कौन सा पर्सनल लॉ सशक्त करेंगे इस देश में? नाम लीजिए, धर्म का नाम लीजिए, बताइए। जब आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि आप एक ही धर्म का साथ देंगे और उनके पर्सनल लॉ को सशक्त करेंगे, उसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। आखिरी बात, और इसके बाद ये जवाब दे सकते हैं, आज की सिचुएशन इस देश में ऐसी है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जमीन पर उतर के चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो बाकी सारे लोग भी उसी तरीके के चुनकर लाते हैं। वो लड़ेंगे जरूर, लेकिन अगर 20-22 सीट जीत गए तो मैं उनको कंग्रेचुलेशंस बोलूंगी, क्योंकि वो मेरे अंदाजे से ज्यादा जीते होंगे। इंडिया अलायंस का इन्होंने एक बहुत बड़ा सा हुआ 1 साल पहले उड़ाया था, वो भी हम देखते चले आ रहे हैं। इंडिया अलायंस तो आज कहाँ है आपको भी मालूम है, किसी भी देश को आप उठाकर देख लीजिए, इंडिया अलायंस एग्जिस्ट नहीं करती। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत कर आने की बात है, तो अगर आज दक्षिण भारत में आप गिनती कर लीजिए, सवाल जायज है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का फोकस दक्षिण भारत में है, तो एक कांग्रेस का भले सवाल है, लेकिन सुझाव भी हो सकता है कि भाई ठीक है, दक्षिण भारत से भी अगर एक जगह से चुनाव लड़ते तो शायद एक अलग संदेश जाता। मैं सुलेमान जी नहीं हूं, मेरे ऊपर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं शांति से आपकी बात सुनूंगी और फिर जवाब दूंगी। 19 का आपको आंकड़ा दे रही हूं, 2019 में जितने सांसद हमारे पश्चिम भारत से जीत कर आए थे, वो कांग्रेस के सांसदों से ज्यादा थे। ये फैक्ट है, सुलेमान जी भूल गए हैं तो गिनती कर ले, 3 ज्यादा थे। तो ये कैसे बोल सकते हैं हमारी पार्टी इफेक्टिव नहीं है साउथ इंडिया में? आज की तारीख में भी कांग्रेस कहां से कितनी सीटें जीतेगी या जीत चुकी है, वो बता दीजिए ना हमको। ठीक है, तो चर्चा एक दिलचस्प मोड़ पर है, और ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा अनंत जी से और जानने की कोशिश करूंगा कि अमेठी के अंदर वो सब क्या कार्य हुए और वो क्या राजनीतिक वजह है जो उसने बिल्कुल एक तरह से पराया समझ लिया अमेठी को राहुल गांधी ने। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, अवधेश जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन लेते हैं पहले एक छोटा सा ब्रेक। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाँव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। तो 5वीं पंचायत में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, और खबर वो ये है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से नामांकन भर दिया है। और हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान अवधेश जी। हम ब्रेक के पहले जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें आपने सुनी, लेकिन एक तर्क कांग्रेस की तरफ से आ रहा है ये बार बार कि वो तर्क ये है अवधेश जी कि ये करने के बाद, जिस तरह से रायबरेली शिफ्ट कर दिया गया है राहुल गांधी को, ये करने के बाद जो अमेठी के अंदर जो वेटेज मिलना था स्मृति ईरानी को, वो वेटेज कम हो जाएगा। वो महत्व उनको जो मिलता था भारतीय राजनीति में सीधे राहुल गांधी से टकराने का, वो उनका महत्व कम हो जाएगा। वो भारतीय राजनीति में महत्वहीन हो जाएंगी, ऐसा कुछ कांग्रेसी तर्क दे रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक बताने के लिए। ये तो ऐसा है कि अब दूसरे को कमजोर करने के लिए हम खुद कमजोर हो जाएं, भाग जाए। ये तो पहली बार मैंने युद्ध में सुना है। युद्ध में की रणनीति ये नहीं होती है कि हम किससे अगर हमको लड़ाना है। देखिए 3 बातें उठी है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े, क्योंकि मेरे को तो
बताया था कांग्रेस के लोगों ने कि जैसे जिस दिन वायनाड का चुनाव खत्म होगा उसके अगले दिन घोषणा हो जाएगी, वहां से राहुल जी लड़ेंगे और यहां से प्रियंका जी लड़ेंगे। आप किसी से भी बात करते आपको ये पता रहता कि अगर कांग्रेस के संपर्क में, अगर ये निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा 2004 से चुनाव लड़ना चाहती थी, बिल्कुल मैंने ऑथेंटिक जानकारी समय हम रिपोर्टिंग करते थे, हम बार बार यही सवाल सोनिया जी से पूछते थे रोड शोज में कि लेकिन सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी के कारण उनको चुनाव लड़ाते नहीं रहे हैं। तो क्या इस बार भी वही कारण नजर आ गया है? क्या कारण है ये? देखिए इस समय क्या है कि राहुल गांधी को कांग्रेस ने एक ब्रांड के रूप में, कांग्रेस ही नहीं, जो जितने अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट है, दुनिया के स्तर पर भी जो हैं, जो राहुल गांधी को भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समानांतर देश से लेकर विदेश तक उनके भाषण कराते हैं, यात्राएं कराते हैं, उन लोगों का मानना है कि हमने राहुल गांधी को एक बड़ा ब्रांड बना दिया है। अगर अमेठी से वो हार जाते हैं तो ये ब्रांड ही फेल कर जाएगा आगे के लिए। इसलिए अमेठी में उनको मत झोंको। दूसरा यह है कि राहुल गांधी इस बात पर रिजिड है कि हमको वायनाड बनाए रखना है, हमको देश में मुस्लिम वोट चाहिए, और 2026 में अगर केरल के विधानसभा में वन साइडेड माइनॉरिटी वोट हमको चाहिए होगा तो हमको वायनाड रहना पड़ेगा, तभी वहां से सरकार बनेगी। तो अगर रायबरेली छोड़ना हो तो हम थोड़े बहुत तर्क दे सकते हैं, जो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, तो ये करें। नहीं, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं। देखिए, रायबरेली को परंपरागत सीट उस रूप में कांग्रेस की नहीं रही है, बड़े परिवार की। फिरोज गांधी 2 बार शुरू में चुनाव लड़े थे, फिरोज गांधी से ये परिवार अपना रिश्ता मानते ही नहीं है। इंदिरा, क्योंकि फिरोज गांधी के उस पर जाते नहीं 52। उसके बाद इंदिरा जी 67-71 में लड़ी थी, 77 में वो हार गई, 80 में वो रायबरेली और मेढक दोनों जगह से लड़ी थी। बाद में रायबरेली छोड़ के वो मेढक चली गई थी। उन्होंने परिवार के अरुण नेहरू को फिर चुनाव लड़ा लिया। ऐसा है, अब वो तो अब अरुण नेहरू किसी को लड़ाइए वो अलग बात है, सतीश शर्मा को भी आपने लड़ाया, शीला कौल को लड़ाया, वो भी परिवार को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं उस रूप में। तो फिर क्योंकि संजय गांधी तो एक बार मान लीजिए लड़े वहां से, अमेठी से लड़े वो, तो वही कह रहा हूं। तो इसलिए अमेठी तो राजीव गांधी अमेठी लड़े हैं, राजीव गांधी जा सकते थे रायबरेली, राजीव गांधी रायबरेली नहीं गए क्योंकि वहां उस समय वो फैमिली पर उस ढंग से नहीं माना गया था। अगर फैमिली अगर इनको जोड़ा जाए तो राजीव गांधी वहां से रहे हैं। तो ये अमेठी को तो पूरा परिवार का मान सकते हैं। सोनिया जी को तो इसलिए ले जाया गया कि इंदिरा जी की जो उत्तराधिकार है इनको माना जाए, भविष्य में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उसके पीछे उतनी ही सोच थी। तो इसलिए ये जो अभी की सोच है, ये कोई सोच ऐसा तार्किक भी नहीं है। भविष्य की दृष्टि से कांग्रेस के लिए उतना बड़ा ये एजेंडा कि हमने रायबरेली से लड़ लिया, अमेठी से लड़ते वो हार भी जाते तो कह सकते थे कि हमने अपनी सीट लड़ी है। इसलिए क्यों निर्णय हुआ है, कैसा निर्णय हुआ है, कांग्रेस जाने। ये निर्णय किसी भी स्तर पर कांग्रेस के मोरल बूस्टिंग के लिए, या राहुल गांधी जो भविष्य में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अभी भी बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समानांतर के ब्रांड के लिए, यह निर्णय कहीं से सिर उठा के खड़ा होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा समय का अभाव है, ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के बाद हम आनंद जी से और चारुप्रज्ञा से इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डर कर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी, और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 5 की पंचायत में। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से पर्चा भरने के बाद अब वो रायबरेली से चुनावी ताल ठोकेंगे, और केएल शर्मा एक नाम उभर कर आए, हालांकि अमेठी रायबरेली में के लिए वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजीव गांधी जी के ज़माने से वो अमेठी रायबरेली में बस गए थे और वहाँ पर वो काम करते रहे। अनंत जी, चूँकि आप उस इलाके को जानते हैं, आपने रिसर्च भी किया 2019 के चुनाव में, केएल शर्मा आखिर उन्हें क्यों अमेठी में चुनाव लड़वाया गया? जबकि कल तक खबर थी कि शायद वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी में उन्हें क्यों चुनाव लड़वाया गया, जबकि वो ज़्यादातर काम जो है वो रायबरेली में देखते हैं? इसके पीछे क्या रणनीति आपको नजर आती है? क्या कोई और नहीं मिला परिवार को? अनंत जी, शायद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही जी, एक बार फिर से बोलिए। इको है जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आपकी आवाज में। इको भी है।
अनंत जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, चारू जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताएं। जी, जब तक अनंत जी का साउंड फिक्स होता है, मैं सुलेमान जी की एक बात पे प्रश्न उठाना चाह रही थी। सुलेमान जी तो छोड़ के चले गए, नाराज हो गए वो, अब उनकी कोई बात नहीं, तो अब नाराज, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो वो नाराज ही होंगे। लेकिन बात ये है, जब वो कहते हैं कि प्रियंका जी बहुत बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, तो उनका मतलब क्या है कि राहुल जी बिजी नहीं है, या जो वो करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका जी नहीं लड़ सकती, लड़की हूं लड़ सकती हूँ का यहाँ पे कोई मायना नहीं। देखिए, कांग्रेस जो भी बातें करती है ना, वो इतनी कंफ्यूजिंग होती है हर मामले में। चाहे वो अपने मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, एमएसपी देने की बात करते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे पता नहीं। 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे ये पता नहीं। तुष्टीकरण की ही राजनीति करते हैं, आज तक बयान इतने खराब देते हैं, किसी में लड़ने तक की हिम्मत है नहीं। इनके लीडर जमीन पर उतर नहीं सकते, भाई बहन में झगड़ा है, जीजा जी और साले जी में झगड़ा है। तो आज देश की स्थिति ये है कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, जो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। आपको एक मजबूत सरकार चाहिए, देश को मजबूत सरकार चाहिए। समय का अभाव है कि आखिरी सवाल अवधेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक हलकों में अब ये चर्चा हो रही है, अवधेश जी, ये बातचीत हो रही है कि ये एक पूरा प्लान है कांग्रेस का। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली एक तरह से सेफ सीट है अवधेश जी, ऐसा माना जाता है कांग्रेस के लिए। और अगर वो रायबरेली से, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर वो रायबरेली से जीत जाएंगे, तो उसके बाद वो ये सीट खाली कर देंगे, वायनाड अपने पास रखेंगे और यहां से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को लड़वाएंगे। क्योंकि जयराम रमेश ने भी इशारे में एक बात कही है कि राहुल गांधी शतरंज खेलते हैं और अभी कई चालें बाकी हैं। तो क्या ये सिनारियो जिसकी मैंने बात की, ये हो सकता है? शतरंज के इस समय जो है रेफरी तो जयराम रमेश जी हैं, पत्रकारों का बहिष्कार करवाते हैं, एंकर का बहिष्कार करवाते हैं। पहले पत्रकार ही रहे हैं, हम लोग उसी रूप में जानते थे। देखिए, ये प्लानिंग दिखाई दे रही है कि ये प्लानिंग हो सकती है, लेकिन सब कुछ आपकी योजना से ही आगे हो जाए थोड़े। कांग्रेस की योजना से क्या हो रहा है? कांग्रेस की योजना के अनुसार क्या हो रही है चीजें? रायबरेली उतना भी सेफ सीट नहीं है। राज्यसभा चुनाव में आपने देखा है कि वहां से तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो चले गए हैं बीजेपी में, उन्होंने वोट दे दिया है। तो अब ये स्थिति रायबरेली में तो मुझे, अच्छा, ये एक चीज आपने जब समाजवादी पार्टी के विधायक की बात कर दी, तो क्या मनोज पांडे भी एक बड़ा चेहरा हो सकते थे बीजेपी की तरफ से रायबरेली में? नहीं हो सकते थे, लेकिन रायबरेली से चूंकि अब जो पहले से 2 बार लड़ चुके हैं, उन्होंने पिछले साल 3.5 लाख के आसपास पिछली बार फिर भी वोट लाया है। 1,60,000 वोट से हारे। वो उनको लड़ाया जाना बहुत आवश्यक है। लगातार जो आदमी लड़ रहा है उसी को बढ़ाओ। मनोज पांडे वहां से बेहतर हो सकते थे, क्योंकि मैं खुद उस क्षेत्र में गया हूं चुनाव के समय। मनोज पांडे का नाम भी है, उनकी प्रतिष्ठा भी है। लेकिन अब जो भी हो, इस समय रायबरेली भी इस समय कांग्रेस के लिए उतनी सेफ सीट नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर वहां मदद करती है तो रायबरेली में थोड़ी स्थिति इनकी अच्छी हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में वहां के जो समीकरण बदले हुए हैं 3-4 सीटों के आसपास के, लेकिन कुल मिलाकर ये जो फैसला लिया रायबरेली छोड़ने का, मतलब अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने का, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के मनोबल पर, ये फैसला 10 दिन 15 दिन पहले क्यों नहीं लिया? सवाल तो यही उठता है अंतिम समय में, नॉमिनेशन के अंतिम दिन में जब आप फैसला लेते हैं। वो तो वायनाड का भी डर था, उसके बाद असमंजस था। आप लगातार यहां से भागते रहे, लगातार आप यूपी से आए परिवार चुनाव नहीं लड़ता। और एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद आखिरी समय तक इसलिए रोका कि बीजेपी को रणनीति है कि उत्तर प्रदेश से क्या ये परिवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, ये इसलिए सोनिया जी गई हैं। और उसमें कहते हैं कि अखिलेश यादव का भी दबाव था कि कम से कम एक सीट पर तो वो चुनाव लड़ें, ये एक उनकी शर्त थी, ऐसा खबरें आ रही हैं। खैर, ये चर्चा बहुत लंबी है, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक फैसला आज कांग्रेस ने लिया है। इस चर्चा पे हमको यहीं विराम देना पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव है। आप अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, अनंत विजय जी और चारू प्रज्ञा जी और अवधेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH